मौजूदा समय में ईडी में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में से सबसे ताकतवर कौन है? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? किसके पास कितनी शक्तियां हैं? सीबीआई किसी मामले की जांच तभी करती है जब केंद्र से या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है। मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। किसी पुलिस थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की गलत कमाई का केस दर्ज हुआ तो पुलिस ईडी को इसकी सूचना देती है। ईडी संज्ञान लेते हुए थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी मंगवाकर जांच शुरू कर सकती है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसका मेन काम है एंटी करप्शन। जो पब्लिक सर्वेंट हैं उन पर वॉच रखना, अगर कोई वो करप्शन करते हैं उन पर एक्शन लेना। इसके अलावा सीबीआई के पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस के भी रेफर्ड केसेस आते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करना। अब ये जो दोनों तरह के केस हैं और वो केस प्रेडिकेट ऑफेंस हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, तो सीबीआई मेन केस इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार कर सकती है जब जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया जाना जरूरी है या जब एजेंसी को लगे कि आरोपी भाग सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। सीबीआई बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, गिरफ्तार करने और छापा मारने का अधिकार मिला है। एजेंसी किसी से पूछताछ किए बिना भी उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को गिरफ्तारी के समय सिर्फ कारण बताना होता है। ऐसी गिरफ्तारी में जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप्स हैं। एक बोलते हैं प्लेसमेंट, दूसरा बोलते हैं लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसका पहला यूज जो होता है उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वो कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास प्रॉपर्टी है, उसने सपोज कर लो 5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन से लिए, उसने एक प्रॉपर्टी ए खरीद ली, तो ये पहला यूज हो गया कि उसने उससे एक प्रॉपर्टी ए खरीदी। अब उसने क्या करा, ये प्रॉपर्टी ए बेच दी। उसने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली, बी एंड सी। जब वो बी एंड सी प्रॉपर्टी खरीदी उसने कुछ बैंक से लोन भी ले लिया। अब अगर इस स्टेज पे कोई उससे पूछे कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी बी एंड सी कहां से खरीदी, वो कहेगा कि मैंने बैंक से लोन लिया था। वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि जो उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे उसको हम डिस्कवर ना कर पाए। थर्ड स्टेज पे वो क्या कर सकता है, इन प्रॉपर्टीज को भी बेच दे। इस प्रोसेस को जो है लेयरिंग बोलते हैं। एक के बाद एक को कन्वर्जन कर रहा है दूसरी उसमें, और अल्टीमेटली लोगों को लगेगा ये तो जेन्युइन आदमी है, इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है जेन्युइन है। अल्टीमेटली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बिजनेस शुरू कर दे और उस बिजनेस से जो पैसे कमाएगा वो जेन्युइन होंगे। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस शुरू हुआ है वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से हुआ है, बट पीपल विल कंसीडर कि ये एब्सोल्युटली जेन्युइन आदमी है। तो जो ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और उसको अनटेंटेड बनाना, व्हाइट मनी बनाना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करता है। और जो क्राइम जिसने किया है, उस क्राइम से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बने हैं, उसको सीबीआई या लोकल पुलिस या दूसरी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती हैं। आयकर विभाग के अधिकारी रेड के दौरान सख्ती बरतने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जिन लोगों पर टैक्स चोरी का शक होता है वो आयकर विभाग के रेडार पर होते हैं। रेड के दौरान अधिकारी अघोषित नकदी, आभूषण, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चालान, कंप्यूटर चिप्स या दूसरे डेटा स्टोरेज डिवाइस, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों एजेंसियों में जो ताकत ईडी के पास है वो किसी के पास नहीं। ईडी के पास बिना कारण बताए गिरफ्तारी का अधिकार होता है और जांच अधिकारी के सामने बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। ये बातें ईडी को बाकी जांच एजेंसियों से ज्यादा ताकतवर बनाती हैं।